नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वारासिवनी के मेहंदीवाड़ा पुल पर ट्रक की ठोकर से एक व्यक्ति की मौत। नगरीय निकाय चुनाव की बजी घंटी, 27 दिसंबर को होगा वारासिवनी कटंगी में वार्डों का आरक्षण। कुपोषण दूर करने करोड़ों का बजट, उधार की छत के नीचे संचालित हो रही आंगनबाड़ी। पूर्व गृह मंत्री पंडित नंदकिशोर शर्मा का मनाया 95वां जन्मदिन, खनिज मंत्री हुए शामिल। नो एंट्री के समय में बदलाव, प्रशासन और ट्रांसपोर्टरों की हुई महत्वपूर्ण बैठक। काली पुतली चौक से हटाए गए अतिक्रमण, मैकेनिकों की शिकायत पर हुई कार्रवाई। एक वर्ष बाद भी नहीं हुआ समर्थन मूल्य पर बेची गई धान का भुगतान, आरंभा के किसानों में आक्रोश। जिले भर में बुधवार को मनाया जाएगा क्रिसमस डे का त्योहार, सुबह से आयोजित होंगे विविध कार्यक्रम। किसान कर्ज माफी पिंक 1 और पिंक 2 फॉर्म की शुरू हुई जांच, 31 दिसंबर तक चलेगा कैंप। और नगर पालिका की बेरुखी, नहीं जले अलाव, सर्द मौसम में ठिठुरने को मजबूर लोग। और अब खबरें विस्तार से। बीते एक पखवाड़े से जिले के भीतर ठंड का सितम अपने सबाब पर है। भीषण ठंड से लोगों का जीना मुहाल हो गया, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि रात्रि के दौरान घर से बाहर निकलना पड़ता है। ऐसे में नगर पालिका की बेरुखी लोगों को और अधिक परेशानी कर रही है। शहर में कहीं भी अलाव नहीं जले, लोग अपने हिसाब से कचरा जलाकर ठंड से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं। रात के अंधेरे में पद्मेश न्यूज ने सामाजिक सरोकार के इस मुद्दे को अपने कैमरे में कैद किया तो हकीकत सामने आ गई। नगर पालिका ने अभी तक अलाव की व्यवस्था नहीं करी यहाँ पर? नहीं, अभी तक कोई लकड़ी वकड़ी नहीं है। मेरे हिसाब से कचरा वचरा बीनो और बढ़िया जलाओ, ठंड लग रही है। वही नगर पालिका की तरफ से ऐसा है कि लकड़ी वकड़ी आ जाती तो और भी ऐसे कई गरीब भाई लोग हैं, कई यात्री लोग हैं जो आते हैं, जो अंगार का सहारा ले लेते हैं, थोड़ी देर ताप लेते हैं। और भी है बहुत सारे रिक्शे वाले, कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही। कागज पत्थर वो बेल के जमा होते हैं, उसी को जलाते हैं। अच्छा, लेकिन नगर पालिका ने अभी तक नहीं दी है। तो क्या मांग करना चाहते हैं आप नगर पालिका से? ठंडी लगती है लोगों को, तो बस वाले आते हैं, कोई तो वहाँ बाहर के पैसेंजर आते हैं, तो ठंडी लग रही है बोलते। अलाव की व्यवस्था करना चाहिए। जी, अलाव की व्यवस्था करना चाहिए, हर साल करते हैं, इस साल अभी तक आए नहीं। बीते दिनों पद्मेश न्यूज ने इस संजीदा मुद्दे पर नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों से चर्चा की तो उन्होंने ठंड को देखते हुए तत्काल अलाव जलाने की बात कही थी, जो शहर में कहीं दिखाई नहीं देती। स्थानीय जन ठंड को देखते हुए अलाव जलाने की मांग करते हैं, लेकिन नगर पालिका को कब ठंड लगेगी और कब अलाव जलेंगे। इस बार बिना अलाव के ही ठंड निकल जाएगी, यह सब कुछ आने वाला समय ही बताएगा। कुपोषण की जंग में प्रति माह करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाने वाला महिला एवं बाल विकास विभाग आज भी एक शासकीय भवन के लिए तरस रहा है। यह हालात उस समय है जब प्रदेश सरकार ने सभी आंगनवाड़ियों को सरकारी भवनों में शिफ्ट कराने का फरमान जारी कर दिया है। ना सरकारी मापदंड और ना ही स्वच्छता का ख्याल, बस एक छोटा सा कमरा, थोड़ी सी जगह जुगाड़ और किराए के भवनों में आंगनवाड़ी संचालित हो रही है।
जी महिला बाल विकास बालाघाट शहरी अंतर्गत कुल 81 आंगनवाड़ी केंद्र हैं जो संचालित हैं, जिसमें से 69 आंगनवाड़ी जो है वो किराए के भवन पर संचालित है और 9 जो है वो विभागीय भवन में संचालित है जो पूर्ण है और उसमें संचालन हो रहा है। इसके अलावा 3 भवन हमारे ऑलरेडी अन्य शासकीय भवन में संचालित हैं और 4 भवन हेतु हमने नगर पालिका को लेटर लिखा था स्कूल के लिए कि स्कूल में आंगनवाड़ी शिफ्ट हो सके और उसके लिए फिर हमें उन्होंने अनुमति दे दी है नगर पालिका से। उस हेतु हम लोगों ने बालाघाट जिले के पूरे आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो 11 परियोजनाओं में कुल 2555 आंगनवाड़ी और मिनी आंगनवाड़ी संचालित हो रही है, जिसमें शिक्षा विभाग के भवन, ग्राम पंचायत के भवन और जन सहयोग से प्राप्त भवनों में संचालित आंगनबाड़ियों की संख्या 2 सैकड़ा के करीब है। तो वहीं अब भी 369 आंगनबाड़ियों किराए के कमरे में संचालित हो रही है। सबसे अधिक बुरे हाल शहर बालाघाट के शहरी आंगनबाड़ी के हैं, जिसमें कुल 81 आंगनबाड़ियों में 69 आंगनबाड़ी किराए के जर्जर और बेहद ही गंभीर स्थिति वाले भवनों में संचालित हो रहे हैं। हम लोगों के पास सिर्फ 4 आंगनवाड़ी ऐसी थी जिन्हें हम मतलब शिफ्ट करा सकते थे, जिनके पास में आंगनवाड़ी के मतलब अन्य शासकीय भवन थे। तो उसे तो हम लोग जिला शिक्षा अधिकारी को लेटर लिख चुके हैं। ये अधिकार उनके ही पास है कि कब तक वो हमें शिफ्ट करें। हम एक और स्मरण पत्र जारी करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी आंगनवाड़ी शिफ्ट हो सके। व्यवस्था हम लोगों ने मतलब पहले से डिसाइड करके रखा है, मतलब उन भवनों में एक अच्छा बड़ा भवन होना चाहिए, अन्य रूम होना चाहिए जिसमें अन्य सामग्री रखी जा सके और बस शहरी की सारी जितने भी मतलब प्राइवेट में लग रहे हैं उनमें सब में ही बाथरूम की व्यवस्था है। प्रदेश शासन के द्वारा जय किसान ऋण माफी योजना के अंतर्गत 24 दिसंबर से 31 दिसंबर के मध्य पिंक 1 और पिंक 2 स्तर के किसानों की जांच शुरू कर दी गई है। बालाघाट केंद्रीय सहकारी बैंक के मुख्य शाखा प्रबंधक आशीष मिश्रा ने बताया कि कृषि विभाग के अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है और उनके साथ मिलकर पिंक 1 और पिंक 2 फार्म की जांच की जा रही है। पिंक 1 में किसानों के आधार कार्ड की जांच की जानी है, वहीं पिंक 2 में ऐसे किसान जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके वारसानों की जांच की जाएगी। पिंक 1 में 5,961 सदस्य और पिंक 2 के 9,550 सदस्य की जांच की जानी है। ये जय किसान फसल ऋण माफी के अंतर्गत वे किसान जो अपने मूल दस्तावेज देने से वंचित रह गए थे या उन्हें शिकायत थी कि उन्होंने ऋण लिया है और उनका नाम सूची में नहीं आया है, उन प्रकरणों के निराकरण के लिए पिंक 1 और पिंक 2 2 प्रकार की सूचियां जो शासन से प्राप्त हुई है, चूँकि उन्होंने पिंक फॉर्म भरा था तो उसके निराकरण का शाखा स्तर पर एक कैंप लगाया गया है, जिसमें कृषि विभाग के अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। ये पिंक 1 में जो है मूल दस्तावेज मतलब आधार कार्ड उनसे प्राप्त करना है और उनके फॉर्म की पूरी तरीके से जांच करना है कि वो पात्र हैं अपात्र हैं। और पिंक 2 में अधिकतर किसानों के वारसानों की मतलब किसानों की मृत्यु हो चुकी है तो उनके वारसानों का आधार कार्ड लेकर और उनके पूरे फॉर्म की जाँच पड़ताल करके उनको संतुष्ट करना है और उनके प्रकरण का निराकरण करना है। इसी के लिए यहाँ 5 महीने पहले कालीपुतली क्षेत्र से अतिक्रमण के दौरान हटाए गए मैकेनिकों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई कि स्पेयर पार्ट्स दुकान के सामने मरम्मत कार्य को बंद किया जाए। मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचे 1 दर्जन से अधिक मैकेनिकों ने बताया कि उन्हें अतिक्रमण के दौरान राज्य परिवहन की बस डिपो में दुकान खुलवाने की अनुमति मिली, लेकिन अब भी कालीपुतली क्षेत्र के स्पेयर पार्ट दुकानों के सामने अतिक्रमण कर मैकेनिक गाड़ी सुधार रहे हैं, जिस कारण डिपो क्षेत्र वाले मैकेनिकों को काम नहीं मिल पा रहा है। इस पर कलेक्टर दीपक आर्य ने उन्हें तत्काल कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिलाया। हमने कलेक्टर साहब से मांग ये रखी थी कि कालीपुतली के एरिया के अंदर में जो ऑटो पार्ट्स में बैठाल कर मैकेनिक कार्य करवाया जा रहा है, ठीक है, कालीपुतली के एरिया में, और शासन ने हमारे को राज परिवहन बस डिपो के अंदर में स्थापित किया, मगर हम लोग 8 महीने से 1 रुपये की भी काम नहीं आ रहा है, क्योंकि कालीपुतली के अंदर में काम चालू है तो हमारे इधर कोई भी नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं। तो हम महोदय से यही निवेदन है कि जो कालीपुतली एरिया के अंदर में स्पेयर पार्ट्सों के अंदर में जो काम चल रहा है उसको तत्काल में बंद करवाए। तो हमें महोदय जी ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी हम बंद करवा देंगे। तो कलेक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी महोदय जी ने निवेदन जो है तत्काल में सुनी। और हम परसवाड़ा क्षेत्र के मोहगांव पंचायत के अंतर्गत बरखो गांव का एक व्यक्ति पिछले
5 महीनों से आधार कार्ड बनवाने के लिए कार्यालय के चक्कर लगा रहा है। संतोष ध्रुवे बताते हैं कि बीते 5 महीनों से वे आधार कार्ड में नाम सुधार के लिए नेट कैफे के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कहीं कोई उचित जवाब नहीं मिल पा रहा है। इसलिए वे जन सुनवाई में जानकारी देने पहुंचे हैं। आधार कार्ड से। तो कब से परेशान हो रहे थे आप लोग? जी हम तो 7वां महीना से हो रहे हैं। 7 माह से परेशान हो रहे हैं? अच्छा, क्यों लग रहा है, किसका आधार कार्ड बनवाना चाह रहे थे आप? लड़के का। क्या नाम है उसका? दीपक धुर्वे। अच्छा, क्यों अभी तक नहीं बन पाया क्या? नहीं जी, हमने आधार केंद्र में डबल बार दे दिए, फिर भी नहीं आ रहा है। ऊपर भेजे वो आधार केंद्र जहाँ सुधरता है वहाँ, उसने बोला आपको कितने नंबर में लगाना था? जमीन में 1947 पे कॉल करके देखना बोले। शहर के सरेका बाईपास रोड पर हटाए गए अतिक्रमण के बाद वर्षों से दुकान लगाकर जीवन यापन करने वालों ने जिला प्रशासन से आज गुहार लगाई। फुटपाथ पर दुकान लगाकर जीवन यापन करने वाले लोगों ने बताया कि प्रशासन ने निश्चित ही अतिक्रमण मुहिम से सभी की दुकान हटा दी, लेकिन अब उनकी यही मांग है कि उन्हें कहीं जमीन उपलब्ध करा दी जाए, जिससे अपने जीवन यापन करने के लिए दुकान लगाकर वे काम कर सके। हम लोग यहाँ पे ज्ञापन देने आए थे कलेक्टर महोदय जी को कि हमारी दुकान, हम कई सालों से वहाँ अपना जीवन यापन कर रहे थे और वहाँ पे अभी नगर पालिका द्वारा, मतलब शासन प्रशासन द्वारा वहाँ वो अतिक्रमण कार्रवाई हो गई है। अब हमारी दुकानें थी वहाँ पर, तो हम चाह रहे हैं कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे के भाई इनको बोल रहे हैं कि हमारा जगह दे दी जाए हमको जीवन यापन के लिए, हमारे व्यापार के लिए। कितने लोग प्रभावित हुए हैं? लगभग कम से कम 100 से 150 दुकानें हैं वहाँ बाईपास रोड में। अभी क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी तो फिलहाल कोई काम नहीं, खाली पीली घूम रहे। क्या मांग करते हैं भाई? साहब से यही मांग करते हैं कि हमको जगह कहीं से अलॉट कर दिया जाए, हम वहाँ स्थायी रूप से बैठ जाए और अपना जीवन यापन जैसा कर रहे थे। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत आगामी नगर पालिका के आम निर्वाचन 2019 के लिए 27 दिसंबर को नगर पालिका वारासिवनी एवं नगर पंचायत कटंगी के वार्डों का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए आरक्षण की कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर दीपक आर्य नगर पालिका वारासिवनी एवं नगर पंचायत कटंगी के वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही के लिए प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। नगर पालिका वारासिवनी के वार्डों के आरक्षण के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व संदीप सिंह को प्राधिकृत अधिकारी बनाया गया है। इसी प्रकार नगर पंचायत कटंगी के वार्डों के आरक्षण के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व प्रमोद सेन गुप्ता को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। नगर पालिका वारासिवनी के वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही 27 दिसंबर को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में दोपहर 2:30 बजे से की जाएगी। इसी प्रकार नगर पंचायत कटंगी के वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही 27 दिसंबर को दोपहर 3:30 बजे से की जाएगी। नगरीय क्षेत्र बालाघाट में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने एवं भारी वाहनों के प्रवेश के समय पर चर्चा के लिए 24 दिसंबर को कलेक्टर दीपक आर्य की अध्यक्षता में नगर के ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों की बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में अधिकारियों द्वारा बताया गया कि शहर में दिन के समय भारी वाहनों के प्रवेश के कारण प्राय दुर्घटना का खतरा बना रहता है। इसे रोकने के लिए प्रातः 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक भारी वाहनों के शहर में नो एंट्री का समय रखा गया है। इस अवधि में भारी वाहन शहर में प्रवेश नहीं करेंगे। नो एंट्री की अवधि में वाहनों के प्रवेश करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। भारी वाहन रात्रि 10 बजे से प्रातः 7 बजे तक ही शहर में प्रवेश कर सकेंगे और बाहर जा सकेंगे। जिस व्यक्ति द्वारा बड़े वाहन से सामग्री मंगाई गई है, उसकी जिम्मेदारी होगी कि वह वाहन नो एंट्री के समय शहर से बाहर ना निकालें। इन सब विषय पर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और जिला प्रशासन के अधिकारियों की चर्चा हुई। इसमें समय को बढ़ाने की मांग ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की ओर से रखी गई। क्योंकि यदि कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहेंगे तो हम लोग सुविधा नहीं दे पाएंगे, है ना। ऐसे तो हर आदमी हाथ खड़े कर लेगा कि साहब इसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा, उसकी जिम्मेदारी, तो फिर मैं आपके लोगों की जिम्मेदारी मैं कैसे लूंगा। आपकी सुरक्षा, सुविधाओं का और शिक्षा व्यवस्था का, सड़कों का, सबका उपयोग करके ही हम लोग इसमें फल फूल रहे हैं और हमारा परिवार भी इसमें फलेगा फूलेगा।
यही मानना है। तो हम लोग एक सिविल सोसाइटी की तरह भी इसमें किसी चीज में आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूँगा कि दिन में आप लोग, आपको तो पता ही है कि नो एंट्री जो लगी हुई है रात सवेरे 7 बजे से रात के 10 बजे तक, इसमें ना गाड़ी का मूवमेंट हो रहा है, ना गाड़ी आ रही है, ना जा पा रही है। एक गाड़ी को आने और खाली करने में लगभग 2 दिन लग रहे हैं। तो ये परेशानी हमको बहुत बढ़ रही थी। फिर हमारी मीटिंग हुई, कलेक्टर साहब ने ये समझ लिया, उन्होंने आज एसपी साहब को बैठाया। उन्होंने कहा कि भाई इनका कोई डिसाइड करो, क्योंकि अभी हमारे पास बाईपास रोड तो है नहीं। उन्होंने भी 9 से 10 बजे तक की छूट दी है, सवेरे 1 घंटा। और उन्होंने कहा कि हम स्कूल वालों से बात करेंगे कि वो अपनी टाइमिंग फिक्स करें कि 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे तक पूरे स्कूल छूट जाने चाहिए। उसके बाद फिर हमको शायद 2 से 3 घंटा फिर और आगे चल के 2-4 दिन बाद, शायद 26 तारीख के बाद फिर हमको और छूट मिलेगी। मंडी को लेकर भी कुछ चर्चाएं चल रही थी, सब्जी मंडी को लेकर। सब्जी को मंडी को लेकर कुछ चर्चा चल रही थी, तो अभी वो बना रहे हैं। शायद आगे चल के उनका मूवमेंट होगा कि गोंगली मंडी में उनको शिफ्ट किया जाए। उनके कुछ कार्य रहेगा, उनको पूरा करना है। तो जो 407 बंद थी, जिनके कारण सब्जी मंडी वाले भी परेशान हो रहे थे, उनकी सब्जी नहीं जा रही थी, उनको आज उन्होंने छूट दे दी है। तो 407 कल से अलाउ हो जाएगी। और सब्जी मंडी वाले के साथ प्रॉब्लम लगभग 407 का टाइमिंग क्या रहेगा इनकी? 24 घंटे। 24 घंटे, कोई टाइमिंग नहीं, 24 घंटे अलाउ। मंगलवार को जन सुनवाई में शहर के बस डिपो के निकट मैकेनिक नगर से आए मैकेनिकों की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की गई। इनकी शिकायत पर जिला प्रशासन द्वारा शाम को ही काली पुतली के निकट किए गए अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए हटा दिया गया। अतिक्रमण की कार्रवाई चलते थे इनको, इसके पहले भी हमने अनेकों बार जो है सूचना देके इनको हटा दिया गया है। उसके बाद भी जो है ये रिपेयरिंग का कार्य जो है अपने प्रतिष्ठान पे डेली करते हैं। आज अतिक्रमण की कार्रवाई के अंतर्गत जो है हमारे द्वारा जो है इनके 12 बेंचेस जब्ती बना करके जब्ती की कार्रवाई नगर पालिका द्वारा की गई। कितने दुकान? जिला प्रशासन और नगर पालिका बिल्कुल पुरजोर मेहनत के साथ शहर में जितने जगह अतिक्रमण किया जा रहा है उसको हटाया जा रहा है। क्योंकि ये नगर पालिका प्रमाइसेस है वाला कांजी हाउस के पास में, यहाँ हम लोगों ने भी साफ़ सफाई करे थे। यहाँ पर बहुत गंदगी थी और इस जगह को हम लोगों ने एक एक दुकान क्लियर कर रहे थे। तो आज सुबह देखा गया कि यहाँ पर 2-3 लोग आके नया कब्जा करके यहाँ पर दुकानदारी चालू कर दिए थे। और ये वो लोग हैं जिनको हम लोगों ने त्रिपुर सुंदरी मंदिर के पास में जगह दे चुके थे। ये लोगों की वहाँ पर भी दुकान एक हो गई और यहाँ पर एक दुकान खोल लेते हैं, यानी इनको 2-2-3 जगह अपनी दुकान खोल रहे हैं, जिससे तकलीफ बढ़ते जा रही है। शहर में हम लोग अतिक्रमण हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि शहर को। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए उसे किसान विरोधी बताते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे, परसवाड़ा विधायक रामकिशोर कावरे, जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन, वरिष्ठ भाजपा नेत्री लता एलकर, पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी सहित आधा सैकड़ा से अधिक भाजपाई इस दौरान उपस्थित थे। इस दौरान भाजपाइयों ने प्रदेश शासन पर किसानों की मांग पूरी नहीं करने का आरोप लगाया। भीतर हमारी पार्टी ने एक नहीं अनेक आंदोलन करके जो किसानों को लेकर के कुछ मुद्दे उस मामले में बहुत बात हुई। हम आज भी भूख हड़ताल पे बैठने वाले थे, आपके कार्यालय के सामने ही बैठने वाले थे, लेकिन अब वो ऐसा है कि अभी तो सब अनुमतियां कहीं मिल नहीं रही है भारतीय जनता पार्टी को, तो इस कारण से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी मांग की भी किसानों का जो वाजिब पैसा है 350 रुपये के हिसाब से जो पैसा है उसके बारे में आज भी हमें कोई बहुत संतोषप्रद जवाब नहीं मिला कि यह पैसा किसानों को मिलेगा कि नहीं। भाई वो किसानों का वाजिब का पैसा है। किसान ना आपसे रिश्वत मांग रहा है, ना किसान आपसे कमीशन मांग रहा है। किसान अपनी उपज का जो दाम है उसे मांग रहा है, उसे देने में सरकार आनाकानी कर रही है। और आज भी हम जब कलेक्टर साहब से मिले तो हम लोगों को लगता है कोई बहुत समुचित जवाब उसका मिल नहीं पाया। कर्ज माफ़ी को लेकर के आज तक के घोषणाएं तो बड़ी बड़ी हो रही कि 50,000 तक के किए, 1 लाख तक कर रहे हैं, 2 लाख तक के कर रहे हैं, लेकिन कर्ज कट ना जाए किसानों का, इस भय से किसान आज अपना धान खरीदी केंद्र में ले जाकर के बेचने तैयार नहीं है। आज जितने भी खरीदी केंद्र है वहाँ के हम रिकॉर्ड को देखेंगे तो बहुत कम किसान खरीदी केंद्रों पर जाकर धान बेच रहे हैं, क्योंकि सब किसानों के मन में दहशत है कि हमारा कर्जा कट सकता है। सोसाइटियों में जब इसकी जानकारी लो तो सोसाइटी के कर्मचारी। सिखों के गुरु श्री गुरु गोविंद साहब जी महाराज के 553वें प्रकाश पर्व 2 जनवरी को मनाया जा रहा है। इस अवसर पर विविध कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के प्रबंधक कमेटी के सेवादार हीरा सिंह भाटिया ने बताया कि इस अवसर पर 22 दिसंबर से 27 दिसंबर तक प्रार्थना प्रभात फेरी निकाली जा रही है। इसी तरह 28 व 29 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह साहब की जीवनी पर छोटे छोटे बच्चों द्वारा कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जाएगी।
आप अभी जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का 353वां प्रकाश पर्व बड़ी श्रद्धा भावना उमंग के साथ मनाया जा रहा है। उसके तहत अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें 22 तारीख से लेकर 27 तारीख तक रोज सुबह प्रातः 5 बजे प्रभात फेरी निकाली जा रही है। यह प्रभात फेरी समस्त वार्डों में जाकर, समस्त परिवारों में जाकर हमारे गुरु घर के ज्ञानी जी हैं, वो अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं और संगत के द्वारा सभी संगतों का सत्कार किया जा रहा है, फूलों की वर्षा की जा रही है और श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी से सभी लोग अरदास कर रहे हैं कि हमें भी अच्छे कार्यों के लिए आप अग्रसर करें। और इसी तरह जो कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें 28 तारीख को निशान साहब चोले की सेवा की जा रही है, जिसमें उसके बाद उपरांत 29 तारीख को गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की जीवनी के ऊपर केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन बिल 2019 को लागू किए जाने के बाद लगातार अलग अलग संघ द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में मूल निवासी संघ द्वारा प्रशासन को शासन के नाम ज्ञापन सौंपा गया और इस बिल को वापस लेने की मांग की गई। केंद्र सरकार ने जो बिल लेके आई है, नागरिक संशोधन बिल और सीए और एनआरसी, इसके खिलाफ में हम लोग पूरे मूल निवासी मध्य प्रदेश के द्वारा या राष्ट्रीय स्तर पर ये पूरे ज्ञापन दिया गया जिला कलेक्टर राष्ट्रपति के नाम। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि एनआरसी वो वापस लिया जाए। ये हमारे मूल निवासी भाइयों बहनों के लिए बहुत नुकसानदायक है, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा आगे चल के, इसलिए बिल को हमने विरोध कर रहे हैं। जैसे क्या खामियां पाई गई है? सर ये है कि ये मतलब नागरिकता संशोधन बिल जो लाया गया है, इसमें बहुत सारे प्रमाण देना पड़ेगा हमारे साथियों को और 50 साल पूर्व की मांगी जा रही है, तो ये हमारे लोगों के पास नहीं है। आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाले जो समय का वर्तमान नागरिक के पास, तो इससे हमारे आने वाली पीढ़ी को बहुत खतरा हो गया और बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए यह बिल को हम पुरजोर से विरोध करता है मूल निवासी संघ, इसलिए आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया। बोर्ड परीक्षा की तिथि का ऐलान करने के बाद सीबीएसई ने प्रश्न पत्र, उनके अंक व प्रश्नों के जवाब देने की शैली में कई बदलाव किए हैं, जिसमें प्रश्नों को समझकर अपनी भाषा में जवाब देने वाले विद्यार्थियों को ज्यादा अंक दिए जाने, मल्टीपर्पज चॉइस के प्रश्न का चयन करने सहित अन्य बदलाव किए जाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत सीबीएसई ने मार्किंग व्यवस्था में बदलाव कर इस परीक्षा को नया रूप देने का मन बनाया है। इस पूरे मामले में दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान केंद्रीय विद्यालय भरवेली के प्राचार्य पंकज जैन ने बताया कि इस वर्ष सीबीएसई द्वारा परीक्षा का पैटर्न चेंज किया गया है, जिसमें विद्यार्थी विवेक के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखकर अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पारंपरिक सवाल प्रश्न पत्रों में नहीं रहने की बात कही गई है और इस पूरे प्रश्न पत्र को PISA टेस्ट के आधार पर तैयार करने का निर्णय लिया है। सेवा सहकारी समिति आरंभा अंतर्गत ग्राम के कृषक पूर्व वर्ष में समर्थन मूल्य पर दी गई धान के भुगतान न होने से परेशान हैं, जिसको लेकर किसानों में प्रशासन के प्रति बेहद आक्रोश व्याप्त है। किसानों ने बताया कि सेवा सहकारी समिति आरंभा अंतर्गत वर्ष 2018 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान सेवा सहकारी समिति आरंभा अंतर्गत ग्राम के कृषकों ने अपने समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय आरंभा सोसाइटी में किया था, जहां पर अंतिम में शासन द्वारा पोर्टल बंद कर टोकन की खरीदी पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया था। इससे बता रहे थे आप? समस्या है सर, पिछले साल धान दिए जी, तो 1400 के भाव से पेमेंट मिला, बाकी 350 रुपये बोले हमको वो कमीशन आएगा तो देंगे, अभी तक मिला ही नहीं एक साल। ये किसने बोला था 350 रुपये जो कमीशन आएगा? बुक से। अच्छा, प्रबंधक महोदय ऑफलाइन है। पहले ला लिए थे आपने? हाँ, पहले पोर्टल बंद होने के पहले 15 दिन पहले से माल था। 15 दिन पहले से माल पड़ा था, तो उसका भुगतान 1400 रुपए के हिसाब से आपकी खरीदी थी। हाँ। और पिछले बार खरीदारी कितने के हिसाब से? 1750। 350 रुपए जो है वो बाकी है, 350। तो कितना बाकी है आपका? अपना है 30-35 जिला प्रशासन के द्वारा शासन के समर्थन मूल्य 1750 की जगह 1400 रुपए में विक्रय कर दिया था और किसानों के खाते में राशि डाल दी गई थी, लेकिन जो प्रति क्विंटल 350 रुपए किसानों का शेष था, उक्त राशि को वर्तमान तक प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार से आरंभा सोसाइटी का करीब 8,70,000 रुपए बाकी है। मैंने भी 40 कुंटल धान पिछले वर्ष दिया था, मेरा भी 350 रुपए के हिसाब से बाकी पेमेंट बाकी है। ये पेमेंट आपको अभी तक नहीं मिला?
ऑफलाइन ही आपने बेचा था? परिसर में आ गई थी धान? 15-20 दिन पहले से। लेकिन क्या वजह थी कि उस टाइम 1400 रुपए की धान की खरीदी हुई थी? ये वो सोसाइटी वाले बताएंगे सर। तो उस टाइम 1750 में बिक रही थी? 1750 बिक रही थी। तो आपने उस टाइम बोला नहीं था कि ऐसा उस टाइम ऐसा कुछ आपको बोला था कि 1400 रुपए में आप दे दीजिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोले थे। ऐसा कुछ नहीं बोले थे। जब पैसे खाते में आए तो 1400 के हिसाब से पैसे खाते में आए थे, खाते में तब आपको मालूम हुआ कि 350 रुपए जो है आपको नहीं मिला है। आज में आपको कमीशन आएगा हमारा जो आता है वापस कर देंगे। अब किसान बेहद चिंतित हैं और उक्त रुपयों की मांग को लेकर अनेकों बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इस ओर प्रशासन का ध्यान न देना किसानों के प्रति प्रशासन की संवेदना को जाहिर करता है। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि उक्त अंतर की राशि 350 रुपए आरंभा सोसाइटी की करीब 8,70,000 रुपए होती है। उक्त राशि का भुगतान जल्द किया जाए जिससे कि किसानों की समस्या का समाधान हो सके। इस समय भी पिछले बार जो हमारे सोसाइटी के अधिकारी थे, कर्मचारी थे, इनकी लापरवाही का परिणाम ही है। अब इससे ज़्यादा परसवाड़े में तो इससे भी 4 गुना ज़्यादा किसान है। ऐसा पूरे जिले में लगभग 3 करोड़ रुपये का पेमेंट अपना रह गया है, जो बाद में ऑफलाइन हुआ था। उस समय भी मैंने स्वयं प्रयास करके 3 बार 1.5 बड़ा धान खरीदी, 3 बार पोर्टल भी खुला, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण उन किसानों का नाम दर्ज नहीं हो पाया, इस कारण वो लोग छूट गए। लेकिन अभी 4 दिन पहले भी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे। हमारे साथ हमारी विधानसभा उपाध्यक्ष भी थी, हमारे सारे जी भी हमारे विधायक थे, उनके भी हमारे विधायक थे। हम सब ने संयुक्त रूप से प्रयास हम लोग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री ने हमको आश्वासन दिया है कि बहुत शीघ्र ही हम जो है पूरे जिले का जो बकाया थी वो मुख्यमंत्री उसको देंगे, हमारा आश्वासन। पूरी दुनिया में 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्म उत्सव को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर जिले भर की चर्च में विशेष रोशनी और विविध कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मेथोडिस्ट चर्च में 25 दिसंबर की सुबह बाइबल पठन, विशेष गीत सहित अन्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यहाँ अगर हम देखते हैं यूहन्ना 18:3, जिस प्रकार उस व्यभिचारिणी स्त्री, परंतु परमेश्वर उसे देख रहा था, परमेश्वर ने देखा, उसके लिए कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोला और वो चुपचाप मुख नीचे किए हुए परमेश्वर के सामने खड़ी थी, क्योंकि परमेश्वर उसका पिता था। उसके मन में एक ललक थी कि पिता मुझे अवश्य क्षमा करेगा और प्रभु ने क्षमा किया। साथ ही साथ सारे लोग उसे पत्थरवाह नहीं कर पाए और इस प्रकार प्रभु की मतलब 25 दिसंबर को जो क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, उसके एक दिन पहले चर्च में ज्योति आराधना आयोजित की जाती है। तो जो महिलाओं द्वारा संबोधित और संचालित की जाती है, तो अभी अंदर चर्च में ज्योति आराधना चल रही है। उसके बाद हम सबके चहेते क्रिसमस फादर का यहाँ पर आगमन होगा और उनके द्वारा से और सबके साथ मिलकर फिर एक साथ में प्रार्थनाएं और देश की सलामती के लिए और सबको एक दूसरे के साथ में मिलकर शुभकामनाएं, शुभ संदेश दिया जाएगा। और क्रिसमस फादर के द्वारा से सभी बच्चों को और परिवार के जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हर एक को तोहफों का आदान प्रदान किया जाता है। इसके पश्चात कल सुबह 9:30 बजे से क्रिसमस के उपलक्ष्य में, प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष आराधना प्रार्थना चर्च में, मेथोडिस्ट चर्च बालाघाट में आयोजित की जाएगी। और उसके पश्चात इसी प्रांगण में परिसर में केक कटाई का आयोजन किया जाएगा, क्रिसमस केक कटाई का, जो कि माननीय विधायक महोदय श्री गौरीशंकर बिसेन जी द्वारा किया जाएगा। और उसके पश्चात शाम को 4 बजे से सभी आगंतुक। इसी तरह कैथोलिक चर्च में भी क्रिसमस के अवसर पर विविध कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी फादर विकास जोसेफ ने कुछ इस तरह से दी। चर्च में आज रात्रि 10:30 बजे से कार्यक्रम शुरू होंगे, क्योंकि 10:30 बजे कैरोल सिंगिंग जो होती है, ईसा मसीह के जन्म की खुशी के उपलक्ष्य में हम आधा घंटा गाना बजाना करते हैं और फिर सब लोग इकट्ठे होते हैं। उसके बाद हम 10 मिनट का अपने लिए मौन रूप से थोड़ा अध्ययन करते हैं, ताकि हम जो मिस्सा पूजा बलिदान है, हमारे चर्च की जो रीति रिवाज है, उसके अनुसार हम अपने आप को तैयार करें। उसके तदुपरांत हम मिस्सा पूजा में प्रवेश करते हैं और जहाँ पर हम पवित्र मिस्सा चढ़ाते हैं और वहाँ पर प्रभु भोज ग्रहण करते हैं। और उस वक्त जो मूर्ति है वो एक प्रतीक है कि हाँ, हमारे बीच में हमारे राजा बालक यीशु ईश्वर के पुत्र का जन्म हुआ। तो उसको ले जाके पुरोहित
चरनी में रखता है। प्रशासन के द्वारा जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन विभागीय तौर पर देखा जाए तो आज भी व्यवस्थाएं पटरी पर नहीं दिखाई दे रही हैं। जिला अस्पताल के पैथोलॉजी विभाग में मंगलवार को एक बार फिर अव्यवस्था नजर आई, जिसको लेकर मरीजों ने नाराजगी जताई। पैथोलॉजी में टेस्ट के लिए वैसे तो 4 लैब टेक्नीशियन पदस्थ हैं, लेकिन मंगलवार को एक भी लैब टेक्नीशियन पैथोलॉजी में नजर नहीं आए, जिसको लेकर मरीजों ने हंगामा किया। उन्होंने कहा कि वे सुबह से पैथोलॉजी में कर्मचारियों का आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 3 से 4 घंटे बाद भी पैथोलॉजी पूरी तरह से खाली है। वहीं इस मामले में दूरभाष पर चर्चा के दौरान सिविल सर्जन आर.के. मिश्रा ने कहा कि पैथोलॉजी में 4 लैब टेक्नीशियन पदस्थ हैं, जिनमें से 3 लैब टेक्नीशियन अवकाश की जानकारी दिए छुट्टी पर हैं। किसी ने भी उनसे अवकाश के लिए अनुमति नहीं ली है। सर, हम वर्तमान में तो अभी 1 घंटा से यहाँ पे बैठी हुई है। मतलब शनिवार को आए थे, मतलब सेकेंड सैटरडे के दिन, तो यहाँ से वापसी जाना पड़ा। तो उन्होंने बोले थे कि मंडे को आना, तो मंडे की जगह हम अभी मंगलवार को आए। क्या स्थिति है अभी? यहाँ पे आधा 1 घंटे से बैठी हुई है, यहाँ पे कोई दिख ही नहीं रहे। वहाँ पे लेब में हम 2 बार अंदर से आ चुके हैं। काय का टेस्ट करा रहे हैं? महिला वाला जी, महिला गर्भवती। मैं शुक्रवार को आई थी, तब भी बोले थे कि अभी नहीं होगा करके, इसीलिए मैं 2-3 दिन नहीं आई और फिर आज आई। तो आज तो हो गया, लेकिन रिपोर्ट अभी आने को है। कब से बैठे हैं यहाँ? मैं 3 घंटे से बैठी। सुबह 10 बजे पटा। तो यहाँ कोई मिला कि नहीं मिला? तो मैडम थी सर, अभी बोल रहा हूँ तो भाई 3 घंटे बाद में आना करके बोल रहे थे। यानी 10 बजे से परेशान हो रहे हो? हाँ सर। केंद्र सरकार के द्वारा उपभोक्ता अधिकार संरक्षण कानून में संशोधन किया जा रहा है, जिसका लाभ उपभोक्ताओं को प्राप्त होगा। इस कानून के तहत अब जिला उपभोक्ता फोरम में 1 करोड़ से अधिक के मामले का निपटारा किया जा सकेगा। जिला स्तर पर 20 लाख से अधिक के प्रकरणों का निपटारा किया जाता था। इस संशोधन के बाद उपभोक्ता फोरम को आयोग का दर्जा प्राप्त होगा और अन्य राज्य के प्रकरण भी जिला उपभोक्ता फोरम के माध्यम से निपटाए जाएंगे। इस संदर्भ में जिला उपभोक्ता फोरम की सदस्य आशा बेदी का क्या कहना है, आइए जानते हैं। आने वाले समय में अभी जो संशोधित नियम आने वाला है, उसमें प्रावधान रखा हुआ है कि जो जिला स्तर पे जो 20 लाख तक के प्रकरण लिए जाते हैं, उनको करीब करीब 1 करोड़ तक का किया जाएगा, ताकि उपभोक्ताओं को जिले स्तर पर ही निपटान मिल सके। अच्छा, इस एक्ट में संशोधन के बाद क्या अन्य राज्यों के भी? हाँ, उस नियम में इस बात का भी प्रावधान है कि उसमें दूसरी जगह के भी प्रकरण उपभोक्ता फोरम में जिला स्तर पे दर्ज हो सकते हैं। अब वो एक्ट आएगा तब उसको डिटेल सूक्ष्मता से अध्ययन करेंगे, तब बाकी बातें विस्तार से पता चलेंगी। वारासिवनी पालिका परिषद में 24 दिसंबर को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व संदीप सिंह ने नगर पालिका पहुंचकर कर्मचारियों की समस्या को संज्ञान में लिया। अनुविभागीय अधिकारी संदीप सिंह के द्वारा नगर पालिका अधिकारियों से चर्चा की गई। नगर पालिका में समस्या क्यों बनी रहती है और आपके द्वारा किस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, साथ ही नगर पालिका की आय कहां से होती है और व्यय क्या है, इसके बारे में जवाब तलब किया गया। नगर पालिका के जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी पिछले 5 महीने से इनकी तनख्वाह नहीं निकल रही थी, इस वजह से ये सब काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। कल आए थे मेरे पास, तो इस संबंध में इनसे चर्चा करने के लिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ नगर पालिका में। तो सीएमओ साहब से बात करके अभी क्लियर किया कि अगले महीना हम 2 महीना की इनकी सैलरी दे देंगे और बची हुई 4 महीने की सैलरी के लिए फिर हम आगे अभी 15 दिन बाद, जैसे कि मैं प्रभाव संभालूंगा, तो इसके बाद हम बैठक करेंगे। इसमें कुछ टैक्स अगर बढ़ा सकते हैं हम लोग, तो प्रॉपर्टी टैक्स, नल जल का जो टैक्स होता है वो, और कुछ कमर्शियल दुकान है उनका टैक्स बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारे पास आमदनी बढ़ेगी, आय बढ़ेगी नगर पालिका को। तो हम कुछ सुचारू रूप से इनका हर महीना जो पेमेंट करता हूँ। सर, क्या बात है बार बार इस तरह की स्थिति नगर पालिका में निर्मित होती है? इसके पूर्व में भी ऐसा हुआ है? अब इसमें थोड़ा सा मैं संज्ञान में ले रहा हूँ, सीएमओ साहब से भी चर्चा हो रही है, तो थोड़ी समस्याएं हैं। समस्याएं ये है कि जो केंद्र से 10 लाख रुपए पहले आया करते थे, 30 लाख रुपए होते थे, तो सारे कर्मचारियों को वेतन दिया जाता था, वो 10 लाख अभी आ नहीं रहे हैं। सर, लगभग कितने माह का वेतन बाकी है? लगभग 5 महीने का बचा। दैनिक वेतन भोगी ने बताया कि विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं। बीते 5 माह का वेतन जो रुका हुआ है, कर्मचारियों की ईपीएफ के माध्यम से जमा हुई राशियों का भुगतान किया जाए। विज्ञापन दिए कि 5 महीने की माह से तनख्वाह नहीं हुई है और ईपीएफ की राशि सही समय पर जमा नहीं हो रही है, न ही हमको भुगतान उसका मिल रहा है। और कलेक्टर रेट आए हुए कम से कम 3 से 4 महीने को अभी तक लागू नहीं हुआ। और 10 साल वालों को 1500 भत्ता, महंगाई भत्ता जो होता है वो देने बाबत एडीएम साहब ने हमको 15 तारीख तक का आश्वासन दिए कि उन्हें जब हम चार्ज संभालेंगे
उसके बाद में हम समझने को हमको 15 दिन लगेंगे, उसके बाद में आपका निराकरण करेंगे। लालबर्रा में 24 दिसंबर 1924 को जन्मे पूर्व गृह मंत्री स्वर्गीय पंडित नंदकिशोर शर्मा का 95वां जन्मदिन स्थानीय गुजरी चौक में स्थित प्रतिमा स्थल बाल उद्यान में 24 दिसंबर को प्रातः 10 बजे मध्य प्रदेश शासन के खनिज साधन मंत्री प्रदीप जायसवाल के प्रमुख आतिथ्य एवं जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों व गणमान्य जनों की मौजूदगी में मनाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि अगर हम मध्य प्रदेश में लालबर्रा का जिक्र करते हैं तो लोग तुरंत पंडित नंदकिशोर शर्मा जी का नाम लेते हैं, जो हमारे लिए गौरव की बात है, जिन्होंने लालबर्रा को स्थान दिलवाया। श्री जायसवाल ने कहा कि उनके स्वर्गीय श्री शर्मा जी से पिता पुत्र की तरह संबंध रहे हैं एवं उनके पिताजी के बारे में सभी को मालूम है। वे व्यवसायी थे और राजनीतिक क्षेत्र से उनका कोई सरोकार नहीं था। अगर मध्य प्रदेश में आज में कोई लालबर्रा बोलते हैं तो तुरंत लोग बोलते हैं नंदकिशोर शर्मा जी। ऐसा ये गौरव मिला उनको, लालबर्रा को स्थान दिलाया उन्होंने। मेरे पिताजी के साथ उनके बहुत ही एक पिता पुत्र के जैसे संबंध थे और मेरे पिताजी के बारे में सभी को मालूम है। वे व्यवसायी थे और राजनीतिक क्षेत्र में उनका कहीं कोई सरोकार नहीं था और मुझे भी मना करते थे कभी सब काम करना नहीं, राजनीति में नहीं आना कभी। लेकिन ऐसी कुछ परिस्थितियां बनी, व्यवसायिक प्रतिद्वंदता, राजनीतिक का गंदापन, जिसके कारण मेरे पिताजी को सब काफी संकट का सामना करना पड़ा। उस संकट में एक पिता की तरह पंडित नंदकिशोर शर्मा जी ने साथ दिया, वो मैंने स्वयं देखा। स्वर्गीय पंडित नंदकिशोर शर्मा जी के जयंती कार्यक्रम में शामिल होने के बाद खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल मार्केट की गलियों से भ्रमण करते हुए पंचायत उप सरपंच अरविंद पाठक के निवास पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की एवं श्री जायसवाल व अन्य उपस्थित जनों के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय डॉक्टर राम प्रसाद पाठक के छायाचित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान श्री जायसवाल ने स्वर्गीय श्री पाठक के साथ बिताए गए पलों को भी याद किया। बड़ी अच्छी चीजें पूज्य पिताश्री के लिए गोड्डा भैया ने बताई। जो एक चीज जो मेरे को बार बार सुनने मिलती है कि परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में क्यों नहीं आया, तो उनकी घोर नाराजगी रहती थी कि पहले की राजनीति और आज की राजनीति में इतना गंदापन आ गया है। पहले की राजनीति में जुबान की कीमत रहती थी और आज की राजनीति अर्थ प्रधान राजनीति हो गई। इन्हीं कारणों से शायद पूज्य बाबूजी ने गोड्डा भैया को समझाइश दी हो। गोड्डा भैया पहले से एक मिलनसार क्रिकेट खेलने आते थे। लालबर्रा के मैदानों पे इन्होंने क्रिकेट भी खेला और उसी मैदान पर गोड्डा भैया मुख्य अतिथि भी बनकर आए, जहां पे उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। वारासिवनी के सिविल अस्पताल में 24 दिसंबर को 1 दिवसीय आयुष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में स्टॉल लगाकर मरीजों को उपचार के लिए अलग अलग पद्धति की जानकारी देकर उपचार भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान आयुष स्वास्थ्य संघ एवं आशा कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी के द्वारा कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल को अपनी जायज मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए मांगों को जल्द पूर्ण कराने की मांग की। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक सहित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। क्योंकि इनकी वजह से ही कृपा बरसती ब्रह्मा विष्णु और महेंद्र ने कुछ मुझ से इसी से मैं आयुष विभाग के सारे चिकित्सकों को आज के समय की आवश्यकता है कि हमारे जो आबा हवा है भारत की, और अब आर्थिक रूप से भी हम देखें कि सस्ता इलाज और मजबूत इलाज, उसमें समय जरूर लगता है, लेकिन जैसे टेस्ट मैच का जो मजा है टेस्ट मैच में भी आता है, उसी तरह से आज के समय की आवश्यकता है कि सस्ता सुंदर इलाज, सस्ता सुंदर टिकाऊ, वो यूनानी पद्धति है, होम्योपैथी है और आयुर्वेद। मैं स्वयं भी होम्योपैथी पर बहुत भरोसा करता हूँ और कम पैसे में उनका इलाज हो। इस उद्देश्य को लेकर एक कैंप का यहाँ पर आयोजन किया गया था और मुझे पूरा विश्वास है कि जितना उत्साह के साथ कार्यक्रम रखा गया और मेरे आने के पहले भी यहाँ पर बहुत भीड़ थी, तो निश्चित रूप से लोगों में उत्साह है और लोगों में बिना विकल्प मिला कि एलोपैथी से कई बार निराश हो जाते हैं, ऐसे लोग भी यहाँ पर आए
और उन्होंने अपनी जिज्ञासा दिखाते हुए अपनी बात करते हुए और शासकीय होम्यो औषधालय 6 है, यूनानी की 1 औषधालय यहाँ संचालित है। हमारे आयुष विंग बालाघाट में और ग्रामीण चिकित्सालय बैहर भी वहाँ संचालित है। पंचकर्मा सेंटर हमारे यहाँ 2 संचालित है, एक है आयुष विंग बालाघाट में और शासकीय आयुर्वेद चिकित्सालय बैहर में। योगा वेलनेस सेंटर शासकीय आयुर्वेद चिकित्सालय बैहर में जो प्रतिदिन योगा का कार्य वहाँ कराया जा रहा है। वारासिवनी के वार्ड नंबर 13 स्थित जैन भवन में 24 दिसंबर को दिगंबर जैन पंचायत एवं महावीर इंटरनेशनल के संयुक्त तत्वाधान में नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल के मुख्य आतिथ्य रीना कांसल, पार्षद सुनील जायसवाल की उपस्थिति में प्रारंभ किया गया। शिविर में नेत्र जांच कर मोतियाबिंद के मरीजों को चिन्हित किया गया और अन्य मरीजों को दवा का वितरण किया गया। उक्त शिविर में चिन्हित मोतियाबिंद के मरीजों को जबलपुर ऑपरेशन के लिए ले जाया जाएगा, जो पूर्णतः निःशुल्क है। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। और लगभग सभी स्वास्थ्य में पहुंचने का अवसर के साथ इसके सबसे सुविधा जाता और इसमें हमारे ग्राम क्षेत्र के लोग हैं, शहर के भी हमारे युवाक्षर के लोग, वार्ड के लोग, हमारे बच्चों के लोग या ऐसे भी लोग जो जागरूक नहीं रहते स्वास्थ्य शिक्षा में, लेकिन वो जागरूकता नहीं रहती। इन सब चीज़ों को लोगों ने सुविधा किया गया, जिसमें हमारे पास डॉक्टर भी आए, सभी की जाँच, आंखों की जाँच और अन्य सभी तरह की जाँच करके जहाँ दवा की आवश्यकता और यहाँ पे अपने नेत्र जांच शिविर का प्रोग्राम रखा है। ये हमारा कंटिन्यूस चौथा कैंप है। हर मंथ की 24 तारीख में हमें दिगंबर जैन पंचायत कमेटी और महावीर इंटरनेशनल के तत्वाधान में हम एक कैंप करते हैं। आज के रिस्पॉन्सर हमारे राजेश पाठक। यहाँ पे पूरे आँख से संबंधित मरीज पहुँचते हैं। यदि उनको मोतियाबिंद निकलता है तो निःशुल्क उनको बस से जोधपुर ले जाते हैं। देवजी नेत्रालय में उनका ऑपरेशन होता है और वापस लाके छोड़ते हैं। वारासिवनी तहसील मुख्यालय से लगे हुए मेहदीवाड़ा में चंदन नदी पुल पर अज्ञात ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल चालक की मौत हो गई। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार वारासिवनी वार्ड नंबर 2 निवासी धानेश ठाकरे को अज्ञात ट्रक चालक ठोकर मारकर फरार हो गया। घटना के बाद राहगीरों द्वारा 108 एम्बुलेंस की मदद से घटना में घायल धानेश को सिविल अस्पताल वारासिवनी लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 24 दिसंबर को रोटरी क्लब ऑफ टाइगर्स द्वारा खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल की उपस्थिति में उत्कृष्ट स्कूल मैदान में मेले का शुभारंभ किया गया। रोटरी क्लब ऑफ टाइगर्स के सचिव अभिषेक पांडे ने जिले वासियों से इस मेले में पहुंचने की अपील की है। सभी को निवेदन कर रहा हूँ कि आज का उद्घाटन समारोह का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। आप साथियों से और आज मेरे अतिथिगण से मेरा निवेदन है, मंच के सामने हमारे जिले का गौरव। इस मेले में आज शुभारंभ का अवसर है और शुभारंभ के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हमारे सम्मानीय ब्रजेश बिसेन जी, जो कि आज इस रोटरी क्लब के लीडर हैं, उपस्थित हमारे पांडे जी। इस साल के रोटरी आनंद उत्सव में विभिन्न प्रकार के स्टॉल्स लगाए गए हैं व्यापारी वर्ग को देखते हुए। जैसा कि इस साल देखने में आ रहा है कि ऑनलाइन जब से व्यापार बढ़ते जा रहा है
तो जो छोटे तबके के व्यापारी हैं, जो छोटा व्यापार है जिनका, उनको प्रोत्साहित करने के लिए इस साल हम लोगों ने मेले में विभिन्न प्रदेशों से बहुत सारे स्टॉल्स बुलवाए हैं और उसके अलावा फूड के भी स्टॉल लगाए गए हैं। उसमें भी जैसे बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वारासिवनी के मेहंदीवाड़ा पुल पर ट्रक की ठोकर से एक व्यक्ति की मौत। नगरीय निकाय चुनाव की बजी घंटी, 27 दिसंबर को होगा वारासिवनी कटंगी में वार्डों का आरक्षण। कुपोषण दूर करने करोड़ों का बजट, उधार की छत के नीचे संचालित हो रही आंगनबाड़ी। पूर्व गृह मंत्री पंडित नंदकिशोर शर्मा का मनाया 95वां जन्मदिन, खनिज मंत्री हुए शामिल। नो एंट्री के समय में बदलाव, प्रशासन और ट्रांसपोर्टरों की हुई महत्वपूर्ण बैठक। कालीपुतली चौक से हटाए गए अतिक्रमण, मैकेनिकों की शिकायत पर हुई कार्रवाई। एक वर्ष बाद भी नहीं हुआ समर्थन मूल्य पर बेची गई धान का भुगतान, आरंभा के किसानों में आक्रोश। जिले भर में बुधवार को मनाया जाएगा क्रिसमस डे का त्योहार, सुबह से आयोजित होंगे विविध कार्यक्रम। किसान कर्ज माफी पिंक 1 और पिंक 2 फॉर्म की शुरू हुई जांच, 31 दिसंबर तक चलेगा कैंप। और नगर पालिका की बेरुखी, नहीं जले अलाव, सर्द मौसम में ठिठुरने को मजबूर लोग। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।